50 करोड़ का 50 करोड़ कस्टमर एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं चला जाएगा कि हमारा पैसा दो। आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पैसे से बैंक और पैसा क्रिएट करते हैं कि भाई मैं 2 लाख करोड़ रुपए क्या कर रहा हूं, लोन के तौर पर लोगों को दूंगा कि ये आपका एग्जाम के अंदर बेटे जरूर 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 आएगा। घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आ गए हैं आज एक नया क्रांतिकारी अमेजिंग लेक्चर इकोनॉमिक्स का लेकर मेरे प्यारे बच्चों, और टॉपिक का नाम है हमारा बैंकिंग। तैयार हो जाओ और दिल थाम के बैठ जाओ कि इस बार बेटे 6 नंबर करने हैं इस वीडियो से कंफर्म पक्के। तूफानी लेक्चर होने वाला है बेटे, ज्यादा देरी ना करते हुए बेटे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर है हमारा क्या, बैंकिंग। इकोनॉमिक्स के अंदर बेटे जो यूनिट है हमारी मनी और बैंकिंग, एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा लेक्चर लेके आ चुका हूं मैं ऑलरेडी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले उसको देख ले। और ये हो गया हमारा बैंकिंग कंफर्म। इस वीडियो से अगर आपके 4 से 6 नंबर पक्के ना कराए जो बोलना आप बेटे, तो देखो बेटे बैंकिंग हमारा क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। 1 शॉट वीडियो होने वाला और इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन होने वाली है। वीडियो चालू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो चीता ही कह दे वीडियो, फटाफट बेटे। चलो तो देखेंगे सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बैंकिंग के अंदर भाई हमें यह समझना जरूरी है भाई बैंक क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बैंकिंग जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का या वर्ल्ड इकोनॉमी का, कि जिसके बगैर आप इकोनॉमी की, मॉडर्न इकोनॉमी की कल्पना नहीं कर सकते। जो इकोनॉमी है उसकी बैकबोन कहा जाता है बेटे किसको, बैंकिंग को। क्लियर हो गई बात। अगर मैं इंडियन बैंकिंग या फिर वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम के अंदर बात करूं तो यहां पर हमें 2 टाइप के बैंक मिलते हैं बेटे। एक हमारा सेंट्रल बैंक होता है और दूसरे हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो एपेक्स बॉडी होता है और मेरे प्यारे बच्चों वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं होगी। जबकि अगर कमर्शियल बैंक की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये वो बैंक होता है जो जनता का पैसा एक्सेप्ट करते और जनता को लोन ग्रांट करते। क्लियर हो गई बात, यानी एक्सेप्ट करते डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन टू द पब्लिक। गॉट इट और नॉट। कमर्शियल बैंक आपका पब्लिक के साथ डील करेगा, जबकि आपका मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। तो जरा देखते हैं बेटे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, सेंट्रल बैंक की। इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर बात करें बेटे अमेरिका की तो फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका वहां का सेंट्रल बैंक है। अलग अलग देश जितने भी कंट्री है, हर कंट्री के अंदर जो एपेक्स बॉडी होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, वो क्या होता है, सेंट्रल बैंक। और दुनिया के अलग अलग देशों में मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग नाम से सेंट्रल बैंक है। इंडिया हमारे प्यारे भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 के अंदर बेटे इसको स्टैब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। और अगर हम बात करें बेटे कमर्शियल बैंक की, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए यहां पर दिख भी रहा होगा। एक्सिस बैंक हो गया, आईडीबीआई हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, ये बहुत सारे बैंक है। क्लियर हो गई बात। इंडिया के अंदर मेरे प्यारे बच्चों प्राइवेट बैंक भी है और गवर्नमेंट बैंक भी है। गॉट इट और नॉट, बहुत बढ़िया। जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये पब्लिक के साथ डील करते हैं। मनी सप्लाई में इनका एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटे। और ये ध्यान रखना कि अगर मेरे प्यारे बच्चों बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हट गया इकोनॉमी से, इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाएगी बेटे। इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है क्या, बैंकिंग सिस्टम। और वो भी अगर मैं बात करूं टू बी स्पेसिफिक, जनता के साथ डील कमर्शियल बैंक करता है। तो कमर्शियल बैंक इकोनॉमी को एनलार्ज करता है, बड़ा करता है। जहां पर बैंकिंग सिस्टम, मैं ज्यादा आपसे नहीं कहूंगा, आप क्या करेंगे गूगल करना और गूगल में लिखना टॉप 10 बैंक्स। आपको टॉप 10 बैंक्स में मेरे प्यारे बच्चों चाइना, अमेरिका के ही मोस्ट ऑफ द बैंक दिखेंगे। और मुझे बताओ, मेरा आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है आपको सब ये कि दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी कौन से 2 देशों की है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इसका जवाब। ठीक, चलो अब देखते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया और ये कमर्शियल बैंक आपका हो गया, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। मैंने बता दिया ब्रीफ में, सेंट्रल बैंक डील करता है किसके साथ, बैंकों के साथ और गवर्नमेंट के साथ, जबकि कमर्शियल बैंक डील करता है पब्लिक के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे आज तुम्हारा भाई बैंक अकाउंट खुलवा के आया है आरबीआई में,
बैंक अकाउंट नहीं बेटे, आपका जो बैंक अकाउंट खुलेगा कहां, कमर्शियल बैंक्स में। बहुत बढ़िया। अब मैं बात कर रहा हूं बेटे कमर्शियल बैंक से चालू कर रहा हूं। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, तो मैंने बता दिया कमर्शियल बैंक होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, और क्या करेगा बेटे, ग्रांटिंग लोन टू पब्लिक। बहुत बढ़िया बेटे, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, कई बार बोर्ड के पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन क्या, बड़े ध्यान से सुनो। आपसे ही पूछ देगा, जैसे आपने सुना होगा बेटे मुथूट फाइनेंस, घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना, है ना। क्या मुथूट फाइनेंस, क्या बजाज फाइनेंस, क्या रिलायंस फाइनेंस ये बैंक है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल आपको, जनता को लोन देते हैं, लेकिन जनता का पैसा एक्सेप्ट नहीं करते। एक कमर्शियल बैंक होने के लिए ये दो बेसिक प्राइमरी कंडीशन आपको फुलफिल करनी ही करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक कमर्शियल बैंक कहलाओगे। क्या दो कंडीशन है? एक्सेप्ट करना है पब्लिक का डिपॉजिट, जी हां, जो जनता की सेविंग्स है, जो जनता का पैसा है, वो आपको अपने पास क्या करना पड़ेगा बेटे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो दूसरी मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन है, वो ग्रांटिंग लोन टू द पब्लिक, यानी कि आपको जनता को लोन देना पड़ेगा। और अगर यहां पर जो मैं पब्लिक वर्ड की बात कर रहा हूं, पब्लिक, यहां पर केवल और केवल नेचुरल पर्संस की नहीं बात करी जा रही, इंडिविजुअल्स की नहीं बात करी जा रही, वो तो है ही है पब्लिक मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फर्म्स हैं, उनको भी बेटे क्या माना जाता है, पब्लिक माना जाता है, यानी आर्टिफिशियल पर्सन को भी पब्लिक माना जाता है। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग deposits and granting loan and making investment with the aim of earning profits। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, चाहे सरकारी कमर्शियल बैंक हो चाहे प्राइवेट कमर्शियल बैंक हो, इनका जो पर्पस होता है, जो इनका उद्देश्य होता है, वो ये नहीं होता कि हमें समाज सेवा करनी है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। पर्पस सभी बैंक्स का ये होता है कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे बैंक जो है इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं बेटे, ये जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप मान के चलो, ये आपने मान के चलना है कि ये आपका एग्जाम के अंदर बेटे जरूर 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 आएगा, ये आपका जरूर आएगा। क्या है टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों? जैसा कि आपको दिख गया होगा, मनी क्रिएशन। बहुत बढ़िया भाई, मनी क्रिएशन। इसी टॉपिक को दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं हम? क्रेडिट क्रिएशन। और ये जो फंक्शन है बेटे, ये क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी क्रिएशन का फंक्शन कौन करता है? बच्चों को लगता है कि ये फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मैं यहां गलतफहमी दूर कर दूं कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास सोल अथॉरिटी है करेंसी को प्रिंट करने की। सेंट्रल बैंक करेंसी को प्रिंट करता है, लेकिन मनी को क्रिएट कौन करता है बेटे? मनी को क्रिएट कमर्शियल बैंक करता है। गॉट इट और नॉट? ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। ये इस प्रोसेस के द्वारा जो आपका कमर्शियल बैंक है वो पैसे से पैसे को क्रिएट करता है। इसको कंप्लीट डिटेल में हम समझेंगे। और ये जो टॉपिक होने वाला है बेटे हमारा, ये 1000% चांस इन एग्जाम में ये आपका आएगा ही आएगा। आप इसको यकीन माने, आपके बोर्ड एग्जाम में और टर्म 1 में आप चेक कर लेना, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्या है बेटे? ये मनी क्रिएशन का जो हमारा टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है बेटे? मनी होता है, उधार। मैं इसको समझा देता हूं। सपोज दैट, देखो इसमें अजम्पशंस हमने लेनी है। पहली अजम्पशंस तो ये हमें लेनी है मेरे प्यारे बच्चों कि जनता जितनी भी ट्रांजैक्शन, पब्लिक जितनी भी ट्रांजैक्शन करेगी, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होगी बेटे? वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होगी। अब मानते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन। मोहन के पास 10,000 रुपए, वो जाके बैंक में जमा कराया। अब मोहन को क्या लग रहा है कि उसके पास 10,000 रुपए, बैंक ने उसमें से एक सर्टेन अमाउंट, मान लो 2,000 रुपए अपने पास रखा और आगे 8,000 रुपए सोहन को लोन दे दिया। सोहन का भी बैंक में अकाउंट है बेटे। अब सोहन के पास कितना आ गया? 8,000। मोहन के पास कितना है? 10,000। अब दोनों को क्या लग रहा है कि मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 8,000 है, टोटल 18,000 हो गया।
आगे इसी को फर्दर रवि को लोन दे दिया, मोहित को लोन दे दिया, तो क्या है, हर व्यक्ति को लगेगा कि उसके पास इतना इतना पैसा है और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलेगा और मनी क्या होती जाएगी, क्रिएट होती जाएगी। हालांकि जो सरकार ने करेंसी छापी वो 10,000 रही है, लेकिन ये इस तरीके से बेटे क्रेडिट क्रिएशन होता है या फिर मनी क्रिएशन होता है, ठीक है। विच इज फार एक्सेस, जो क्रेडिट होता है विच इज फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट। मैंने बताया ना आपको कि अभी मोहन ने कितना पैसा बैंक में जमा कराया, 10,000 रुपए, लेकिन वो ऐसे चलते चलते लोन के तौर पर, क्रेडिट के तौर पर कितना हो जाएगा। तो इसीलिए क्रेडिट को ही क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, इसी को क्या कहते हैं बेटे दूसरी भाषा में, मनी क्रिएशन कहते हैं, ठीक है। डिपॉजिट, दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टैंड बाय मेकिंग टू अजम्पशन। ये अजम्पशन ध्यान रखनी है। पहली अजम्पशन कि जो एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है इसको हम एक मानेंगे। क्या मानेंगे बेटे, अजम्पशन के। तो वैसे तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, पंजाब नेशनल, एसबीआई, ये सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन हम अपने क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझने के लिए एंटायर बैंकिंग सिस्टम को क्या है, वन यूनिट मानेंगे और इसको क्या कहेंगे बेटे, बैंक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, बैंक्स। दूसरा, ऑल जो रिसिप्ट और पेमेंट है इकोनॉमी के अंदर आर रूटेड थ्रू द बैंक्स। सारी पेमेंट जो होगी एक्सेप्ट करी जाएगी वो किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, चेक्स के द्वारा करी जाएगी। गॉट इट और नॉट, बहुत बढ़िया। चलो तो अब यहां पर हम देखते हैं द डिपॉजिट हेल्ड बाई बैंक्स। सबसे पहले क्या होगा, जो मोहन ने अपना पैसा जमा कराया 10,000, वो होगा बैंक्स के लिए प्राइमरी डिपॉजिट। क्या होगा बेटे, प्राइमरी डिपॉजिट। अब देखो क्या होता है कि प्राइमरी डिपॉजिट तो आ गई, अब वो बैंक का बस चले तो वो सारा का सारा 10,000 आगे लोन के तौर पर दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। हमने अभी जो यहां पर सिस्टम समझा बेटे, कमर्शियल बैंक के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक तो क्या बेटे, एक्सेप्ट करेंगे पब्लिक डिपॉजिट, तो जो जनता का पैसा है दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट, उनके लिए प्राइमरी डिपॉजिट हो गया, जिसको लोन के तौर पर देंगे, लेकिन सारा नहीं देंगे, क्योंकि बेटे यहां पर क्या होता है, समझना है कि जनता कुछ पैसा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगी, निकालेगी ना, अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए निकालेगी। लेकिन देखो होता क्या है कि आप सेव ज्यादा करते हो बैंक के अंदर, लेकिन विड्रॉ क्या करते हो, कम। तो इसी बेस पर क्या करते हैं, एक टर्म आती है LRR, यानी लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व। यानी ये वो रिजर्व होता है जितना बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा प्राइमरी डिपॉजिट से, वो सारा पैसा लोन के तौर पर नहीं देंगे। तो देखो, बैंक्स आर यूजुअली used for giving loan. Commercial bank grant loan to the borrower by opening a deposit account in the name of the borrower. Obviously मेरे प्यारे बच्चों, कैश में तो हम लोन नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, जो भी सोहन को अगर मुझे लोन देना है तो उसका बैंक अकाउंट होगा और उसके बैंक अकाउंट के थ्रू आपको लोन मिलेगा। क्रेडिट एंड लोन अमाउंट इन दिस अकाउंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंडरी डिपॉजिट कहा जाता है। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट। जैसा कि मैंने बताया, सोहन ने कितना पैसा दिया बेटे, 10,000, वो सारा का सारा पैसा आप क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं कर लेंगे। फॉर लैंडिंग इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड, अभी मैंने बता दिया आपको, लीगल रिजर्व रेशो कहलाता है, और रिजर्व डिपॉजिट रेशो ध्यान रखेंगे, एक और नाम है इसका, रिजर्व रेशो, ठीक है। एंड इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ये किसके द्वारा फिक्स किया जाता है बेटे, सेंट्रल बैंक के द्वारा फिक्स किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं why only fraction of deposits are kept as cash reserve। क्यों एक फ्रैक्शन ही डिपॉजिट के तौर पर रखा जाता है, क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया, सारा पैसा आप लोन के तौर पर नहीं दे दोगे। क्यों नहीं दे दोगे, क्योंकि जो आपके पब्लिक है, जनता है, वो अपने यूज के लिए, डेली बेसिस के यूज के लिए कुछ पैसा क्या करेगी मेरे प्यारे बच्चों, निकालेगी, विड्रॉ। दूसरा कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो कमर्शियल बैंक है जब वो लोन देंगे तो क्या होता है कि वो एक फ्रैक्शन अमाउंट लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व के तौर पर या लीगल रिजर्व के तौर पर अपने पास रखते हैं, कम रखते हैं, एक फ्रैक्शन ही रखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो लोगों की हैबिट होती है वो पैसा डालने की ज्यादा होती है और निकालने की क्या होती है, कम होती है। अंडरस्टैंड और नॉट। इसी आधार पर क्या किया जाता है, कमर्शियल बैंक के द्वारा एक फ्रैक्शन टोटल डिपॉजिट का अपने पास रखा जाता है, पूरा अमाउंट वो अपने पास नहीं रखते। देखो, banks keep fraction of deposit as a cash reserve because a prudent banker by his experience know two things
जो एक बैंकर होता है या बैंक होता है वो दो चीजें जानता है। क्या? ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉवल ऑफ मनी एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो। मतलब सपोज दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जो टोटल कस्टमर है वो 50 करोड़ के आसपास है। तो मेरे प्यारे बच्चों 50 करोड़ का 50 करोड़ कस्टमर एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं चला जाएगा कि हमारा पैसा दो, एक चीज। दूसरा, जिस भी कस्टमर ने जितना पैसा डिपॉजिट करा हुआ है क्या वो सारा पैसा एक बार में निकाल लेंगे? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये हो गया तो बैंक बर्बाद हो जाएंगे। बैंक चलते किस पे हैं? आपके पैसे पे। आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पैसे से बैंक और पैसा क्रिएट करते हैं बैंक में। तो बैंक आगे फर्दर लोन कैसे देंगे बेटे? क्लियर हो गई बात? तो आई होप ये चीजें समझ में आ गया होगा। और देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक। और आपको पता है डेली बेसिस पे बैंक के अंदर क्या होता है बेटे? पैसे का इनफ्लो होता है। डेली बेसिस पे इनफ्लो होता है, लोग अपना पैसा जमा कराने आते हैं और उनके पास प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और वो लोगों को लोन देते रहते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ एग्जाम्पल ऑफ मनी क्रिएशन करते हैं, या फिर इसको हम क्या कहेंगे बेटे? क्रेडिट क्रिएशन। ध्यान रखना भाई, मनी क्रिएशन का मतलब है क्रेडिट क्रिएशन। देखो करेंसी प्रिंट अलग है, अथॉरिटी ऑफ करेंसी अलग है। अथॉरिटी ऑफ करेंसी केवल किसको है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंट करने का सेंट्रल बैंक। यहां पर हम करेंसी प्रिंट करने की नहीं बात कर रहे, मनी को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट हमने कितना ले लिया? 10,000 और लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व कितना ले लिया? 10%। बहुत बढ़िया। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, इसकी मदद से एलआरआर की मदद से हम क्या निकाल लेते हैं बेटे? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है बेटे 1 अपॉन में LRR। LRR। अब ये देखो जो लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका CRR और एक होता है आपका, मैं ऐसे लिख देता हूं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है CRR और एक होता है आपका SLR। अगर आपको क्वेश्चन में LRR नहीं दिया हुआ तो आप ढूंढे CRR दिया हुआ है, CRR केवल दिया हुआ उससे काम चल जाएगा। चलो सर CRR भी नहीं दिया हुआ तो ढूंढो SLR दिया हुआ है उससे काम चल जाएगा। अगर CRR और SLR दोनों दिए हुए तो दोनों को ऐड करके बेटे काम चलेगा। गॉट इट और नॉट? और ये हमेशा बेटे किसमें दिया होगा? ये चाहे आपका LRR हो, CRR हो या आपका SLR हो, या हमेशा आपको परसेंटेज की टर्म में दिया होगा। कैसे दिया होगा? परसेंटेज में दिया होगा। गॉट इट और नॉट? फॉर्मूला मनी मल्टीप्लायर का क्या होता है बेटे? 1 अपॉन में LRR होता है, 1 अपॉन में लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व। तो यहां पर देखो 1 अपॉन में कितना है? 10%। अब 10% को कैसे लिखोगे? 10 डिवाइड बाई 100। आपको पता है अपॉन के अपॉन में जब चीजें आ जाती है, देखो ये एक अपॉन हो गया और ये एक अपॉन हो गया तो रेसिप्रोकल हो जाती है चीजें। तो आप इसी को सेम कैसे लिख सकते हो बेटे? 1 अपॉन में 10 और ये 100 अपॉन में आ गया, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटे। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको 100 अपॉन में 10 काटेंगे तो कितना आ गया? 10 टाइम्स। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपको यह समझ आया बेटे कि मनी मल्टीप्लायर आपने कैसे निकाल लिया? मनी मल्टीप्लायर कैसे निकाल लिया? बहुत बढ़िया। अब जब आपका मनी मल्टीप्लायर निकल गया तो आप क्या निकालेंगे बेटे? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कैसे निकलेगा बेटे? फॉर्मूला होता है देखो प्राइमरी डिपॉजिट इनटू में MM यानी मनी मल्टीप्लायर। तो आपका प्राइमरी डिपॉजिट कितना था? 10,000 और मनी मल्टीप्लायर कितना निकाल लिया आपने? 10। यानी मेरे प्यारे बच्चों चमत्कार देखो, चमत्कार मैजिक देखो क्या, ये जो 10,000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट था ये एट द एंड कितना बन जाएगा? 1 लाख। तो जो हमारे बुजुर्ग कहते थे क्या कि पैसे से पैसा बनता है, कैसे बनता है? चेक करो, ऐसे बनता है। और ये कौन बनाता है बेटे? ये मैजिक कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? कमर्शियल बैंक करता है, लोगों को लोन देके देके देके।
एक्चुअल में ये 10,000 रुपए हैं, लेकिन मनी मल्टीप्लायर की मदद से, क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस से लोन दे देके इकोनॉमी में ये पैसा कितना बन गया बेटे, 1 लाख बन गया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा एक चीज देखो, ये जो आपका एलआरआर है ना बेटे, एलआरआर है, ये 10% है मनी क्रिएशन का, और इस एलआरआर के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है बेटे, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अगर आपका एलआरआर का परसेंटेज कम है तो आप क्रेडिट क्रिएशन क्या करेंगे, ज्यादा, और अगर एलआरआर का परसेंटेज ज्यादा है तो आपका क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। गॉट इट और नॉट। और अगर बात करूं प्राइमरी डिपॉजिट और मनी क्रिएशन की, तो इनका बेटे पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्राइमरी डिपॉजिट ज्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज्यादा होगा, प्राइमरी डिपॉजिट कम है तो क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा, कम होगा। रूरल एरिया की बात करो, रूरल एरिया के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट होता है, यानी सेविंग करने की हैबिट होती है लोगों के अंदर, बैंकिंग हैबिट कम होती है। शहरों के अंदर बैंकिंग हैबिट ज्यादा होती है। अब शहरों के अंदर बैंकिंग हैबिट ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर प्राइमरी डिपॉजिट भी ज्यादा होता है, और प्राइमरी डिपॉजिट ज्यादा होता है तो आप देखेंगे शहरों में इजीली लोन भी मिल जाता है, और लोन भी ज्यादा होते हैं, बैंक्स भी ज्यादा होते हैं। वहीं रूरल एरिया, गांव की बात करेंगे तो वहां पर लोगों की बैंकिंग हैबिट कम होती है, इस वजह से प्राइमरी डिपॉजिट कम होता है। प्राइमरी डिपॉजिट कम होता है इसलिए क्रेडिट क्रिएशन कम होता है, लोन लोगों को कम मिल पाता है, इसीलिए गांव के अंदर बैंक्स भी कम मिलते हैं बेटे, और गांव की जो इकोनॉमी होती है वो भी छोटी होती है। शहर की इकोनॉमी क्यों बड़ी होती है, क्योंकि यहां पर इजीली लोन मिल जाता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो आसानी से लोन लेते हैं और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि बैंकिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह भी समझ में आ गया होगा कि जो मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी, बैंकिंग इज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। शहरों की इकोनॉमी बड़ी क्यों होती है, शहरों की जीडीपी बड़ी क्यों होती है, क्योंकि यहां पर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों की इकोनॉमी छोटी क्यों होती है, क्योंकि वहां पर बेटे बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो छोटा है। चलो भाई आगे चलते हैं बेटे, यहां पर एक एग्जांपल से कर रहे हैं बेटे, इसी एग्जांपल, ये जो एग्जांपल लिया था, इसी एग्जांपल को मैं आपको आगे डिटेल में करा रहा हूं। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? देखो इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट कितनी हो गई, 10,000 हो गई, और एलआरआर कितना है, 10% है। इट मींस बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली ₹1,000 एज अ कैश रिजर्व। भाई बैंक जो है केवल 10,000 का 10% ही अपने पास रखेंगे। ये कंप्लीट आंसर है बेटे। ये आपका जो 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें ये सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। एंड आर फ्री टू लैंड 9,000। अब बैंक केवल आजाद है बैंक 9,000 रुपए आगे लोन देने के लिए। सपोज दे लैंड 9,000, 9,000 रुपए लोन दे दिया। बैंक डू नॉट लैंड दिस मनी बाय गिविंग अमाउंट इन कैश। बेटे कभी भी अगर आपके पेरेंट्स ने लोन लिया हो, या क्या कहते हैं किसी आपके जानकार ने लोन लिया हो, कभी भी देखा बैंक ना कैश में थैला भर के लोन नहीं देता, वो सीधा अकाउंट में ट्रांसफर करता है। गॉट इट? तो देखेंगे, रेदर दे ओपन द अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोवर। जो बोरोवर होगा उसके नाम पे अकाउंट खुलेगा और उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऑलरेडी अकाउंट है तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखेंगे, बोरोवर विड्रॉ देयर एंटायर अमाउंट ऑफ 9,000 फॉर मेकिंग पेमेंट। ऑल द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू द बैंक्स। अब देखो जो बोरोवर है 9,000 रुपए ले लिया, निकाल लिया, अब खर्चा करेगा, वो खर्चा किसके थ्रू करेगा, चेक के थ्रू करेगा, क्योंकि हमने ये अजम्पशन पीछे ली थी कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन मेरे प्यारे बच्चों बैंक के थ्रू होगी। ठीक है, रूटेड थ्रू बैंक। comes back into the bank in the form of deposit account of those who have received the payment. It will increase the deposit of bank by 9,000। वापस से बैंक के अंदर 9,000 रुपए आ गया। अब बैंक के पास 9,000 आ गया, इसका 10% बैंक रिजर्व पे रखेंगे 900 रुपए, और बाकी का कितना बच गया 8,100 आगे फिर लोन के तौर पर देंगे, और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। With new deposit 9,000, bank keep 10% as cash reserve and lend the balance 8,100. Borrower who have received the payment again deposit this back into the bank। जिस व्यक्ति को ये 8,100 रुपए 8,100 का लोन मिला है वो वापस से बैंक में जमा करा देगा। बैंक अकाउंट ऑफ दीज who have received the payment this टाइम बैंक अगेन रिसीव 8,100। अब बैंक फिर क्या करेगा, इस 8,100 का बेटे 10% कितना आ जाएगा 810, ये अपने पास रखेगा, और बाकी का रिमेनिंग बैलेंस क्या कर देगा बेटे आगे लोन के तौर पर दे देगा। द डिपॉजिट कीप
ऑन इंक्रीजिंग इन ईच राउंड बाई 90%। सही बात है भाई, हर बार डिपॉजिट 90% से बढ़ता जाएगा ऑफ द लास्ट राउंड डिपॉजिट। एट द सेम टाइम कैश रिजर्व ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग ईच टाइम बाई 90%। और ये 90% नहीं होगा बेटे, ये होगा आपका 10% होगा। ये क्या होगा? 10%। कैश रिजर्व डिपॉजिट्स क्रिएशन comes to end when the total cash reserve become equal to the इनिशियल डिपॉजिट। जब तक इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाएगा कैश रिजर्व, ये 90% नहीं होगा बेटे, 10% होगा। ठीक है, चलो इसको हम एक टेबल से देखते हैं बेटे। यहां पर डिपॉजिट मैंने कितनी ले ली है, यहां पर ले लेता हूं बेटे, मैं लिख लेता हूं। देखो प्राइमरी डिपॉजिट, ये आपको क्या करना है, स्केड्यूल बनाना है बेटे, स्केड्यूल ये अपने बनाना है। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट आपके पास कितनी आ गई है बेटे? प्राइमरी डिपॉजिट आपके पास 10,000। ठीक है, अब 10% 10,000 का आप 1,000 कैश रिजर्व में रखोगे और बाकी का जो आपका कितना आ जाएगा बेटे? 9,000 ये आपने लोन दे दिया। अब ये जो लोन गया है बेटे, ये आपका सेकेंड राउंड में, ये जो लोन दिया था जिस बंदे को, वो बैंक में लाएगा, वो आपका 9,000 सेकेंड राउंड में क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? इतना समझ में आ गया? नहीं आ गया बेटे? अब इस 9,000 रुपए का बेटे आपका 10% कितना आ गया? 900। तो 8,100 का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? लोन दे दिया आपने। क्लियर हो गई बात? समझ आया नहीं आया बेटे? देखो वापस से समझो, प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 आ गई। अब इस 10,000 में आपको 10% तो कैश रिजर्व यानी एलआरआर रखना पड़ेगा। कितना भाई? 1,000। बोलो यस और नो? बहुत बढ़िया। तो लोन कितना दोगे? 9,000। ठीक है जी। अब ये 9,000 का जो लोन दिया है, ये लोन बेटे किसको मिलेगा? एक व्यक्ति को जिसका बैंक अकाउंट क्या है? बैंक के पास है। अब बैंक के पास वापस से 9,000 रुपए का डिपॉजिट आ चुका है। इस 9,000 में बैंक क्या करेगा? कैश रिजर्व रखेगा। कितना परसेंट? 10%, 900 रुपए। तो बचा कितना? 8,100 बेटे किसके पास आ जाएगा? लोन के तौर पर बैंक ने आगे दे दिया। अब ये जो लोन है वापस से थर्ड राउंड में किसके पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों? बैंक के पास आ गया। और इसमें 810 रुपए तो कैश रिजर्व रखा जाएगा और बेटे 90% क्या कर दिया? लोन दे दिया। 7,290 रुपए, 7,290। अभी ये जो प्रोसेस है बेटे, ये इसी तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? कब तक चलता रहेगा? जब तक मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो टोटल डिपॉजिट आपकी कितनी ना हो जाए बेटे? 1 लाख। लोन कितना ना हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? आप देखें यहां पर 90,000। और ये कैश रिजर्व कितना ना हो जाए? 10,000 ना हो जाए। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? बहुत बढ़िया। ये जो हमने पीछे किया था बेटे, यहां पर देखो, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जो है ना क्रेडिट क्रिएशन जो है, डिपॉजिट जो है वो कितना हो चुका है? 1 लाख। जरा चेक करो, डिपॉजिट कितना हो चुका है? 1 लाख टोटल क्रिएट कर दिया आपने। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, इस 1 लाख का अगर हमने क्या निकालना है बेटे? 1 लाख ये जो निकाला था आपने, LRR कितना था? 10% था। तो 1 लाख का आपने क्या कर लेना है बेटे? 10% निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? ये चेक कर सकते हैं आप, 10,000 हो गया। और लोन कितना बनेगा बेटे? 10% अगर रिजर्व हो गया तो लोन कितना हो गया? 90%। 1 लाख का 90% निकाल लेंगे, 90,000 हो गया। गॉट इट और नॉट? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाओ, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, जो कि मैंने पीछे आपको समझा ही दिया है। यहां पर देखो फॉर्मूला लिख दिया, मनी मल्टीप्लायर या और करके इसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर या और करके डिपॉजिट मल्टीप्लायर। किसी भी नाम से आ सकता है बेटे। देखो 1 2 3, घबराना नहीं है। 1 में LRR। सर अगर LRR ना दिया हो तो CRR चेक करना। सर CRR ना दिया हो तो SLR चेक करना। सर अगर दोनों दिया हो तो 1 में बेटे 1 में CRR प्लस SLR ये होगा। क्लियर हो गई बात? और ये जो LRR होता है बेटे, ये CRR प्लस SLR से मिलकर बनता है। गॉट इट और नॉट? आई होप कि आपको ये चीजें बेटे समझ में आ गई होंगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये आपको भाई यहां पर देखेंगे 20% का मतलब क्या होगा? 0.2 हो जाएगा। तो यानी मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1
डिवाइड बाई 0.2 यानी 5 टाइम्स हो जाएगा। गॉट इट और नॉट बेटे? हाँ जी। या फिर इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 20 डिवाइड बाई 1 अपॉन में 20 और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, रेसिप्रोकल हो गया तो आप इसको काट के कितना आ जाएगा? सीधा 5 टाइम्स आ जाएगा। ठीक हो गई बात? बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक देख लो इसका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड टोटल डिपॉजिट निकालना है आपको। क्रेडिट क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट कितना है बेटे? 500 है और आपका जो क्या कहते हैं LRR है 10% है। तो सबसे पहले यहां पर आप मनी मल्टीप्लायर निकाल लेंगे 1 अपॉन में LRR करके। 1 अपॉन में आपने ले लिया 10 और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, रेसिप्रोकल हो गया है। इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स आ जाएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया बेटे? मनी मल्टीप्लायर हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड। टोटल डिपॉजिट जो आपने क्रिएट करी है, क्रिएटेड, तो फॉर्मूला होता है इसका बेटे प्राइमरी डिपॉजिट इनटू में बेटे मनी मल्टीप्लायर। जरा चेक करोगे, प्राइमरी डिपॉजिट आपको 500 दी और मनी मल्टीप्लायर कितना है बेटे? आपका 10 आपने निकाला है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5000 रुपीज। बहुत बढ़िया बेटे, ये आपका 5000। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चेक करो बेटे, अब आ गया सेंट्रल बैंक के बारे में। हमने बैंकिंग में अब कमर्शियल बैंक पढ़ लिया। कमर्शियल बैंक के फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो मैंने करवाए नहीं है। कमर्शियल बैंक का केवल और केवल क्रेडिट क्रिएशन का बेटे प्रोसेस आपके सिलेबस में है। आई होप कि आपको चीजें बेटे बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। कोई भी डाउट है तो फील फ्री आप कमेंट कर सकते हैं बेटे। चलो आगे देखते हैं बेटे, सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज एपेक्स बॉडी, सर्वोच्च संस्था है बेटे, दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। बेटे कंट्रोल भी करता है, ऑपरेट भी करता है, रेगुलेट भी करता है और डायरेक्ट भी करता है पूरे हिंदुस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। इज नोन एज द एपेक्स, यानी सुप्रीम बॉडी है, एज इट इज occupies the top most position in the monetary and banking system of the country. All the financial developed countries have their own central bank. दुनिया के जितने भी बेटे financially dependent countries है, सबका क्या है बेटे? अपना central bank है। Central bank is the Reserve Bank of India, RBI है। RBI was established in अप्रैल 1 याद कैसे करेंगे? फाइनेंशियल ईयर चालू कब होता है? 1 अप्रैल से। तो अप्रैल 1935 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था ये 1934 में। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेटे क्या है? हमारा ऑफिस है। चलो नई दिल्ली में, ये नई दिल्ली में, ठीक है। आ जाओ भाई, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, क्या काम करता है भाई सेंट्रल बैंक? तो भाई सेंट्रल बैंक मेनली 4 काम करता है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो काम है करेंसी अथॉरिटी ऑफ बैंक। भाई करेंसी अथॉरिटी ऑफ बैंक का मतलब क्या है? जितने भी नोट छापेगा वो कौन छापेगा बेटे? देखो 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोट छापने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल बैंक को है, इसके अलावा किसी को नहीं है। 1 रुपए का जो नोट है वो बेटे आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है, और जो कॉइन्स हैं वो कौन छापता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये मैंने बैंकिंग मनी वाले चैप्टर के अंदर आपको डिटेल में समझाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखो। अब आ जाओ, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। बैंकर टू दी गवर्नमेंट यानी देखो आपको जैसा कि पता है सेंट्रल बैंक पब्लिक से डील नहीं करता, गवर्नमेंट का बैंक होता है ये। और ये 3 कैपेसिटीज में बैंक गवर्नमेंट के लिए काम करता है। एक एज अ बैंकर, आगे डिटेल में समझाऊंगा। एक बेटे फाइनेंशियल एडवाइजर और दूसरा एजेंट के तौर पर। ठीक है, बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर। बहुत बढ़िया भाई, ये जो जितने भी बैंक है उन सबका बैंक कौन है? बैंकों का भी बैंक। बैंकों का भी बैंक कौन है? आरबीआई। क्लियर हो गई बात? सेंट्रल बैंक सारे बैंकों को सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, गाइड करेगा। कौन बेटे? बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर। क्लियर है? और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, ये जो आपका है 1000% आपके एग्जाम में आने की संभावना है बिल्कुल। और ये सेम टू सेम टॉपिक आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट के अंदर भी आएगा। वहां पर क्रेडिट कंट्रोल या फिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई। ठीक है बेटे, इकोनॉमी के अंदर देखो, इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए, पैसा कम नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। आप कहोगे सर क्या बात कर दी,
पैसा तो ज्यादा होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा हो गया तो क्या आप ज्यादा सामान खरीद पाओगे? नहीं बेटे, सामान जितना इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही आप खरीदोगे, लेकिन महंगा खरीदोगे। गॉट इट और नॉट? महंगा खरीदोगे। वहीं अगर दूसरी तरफ पैसा इकोनॉमी में कम हो गया तो इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन आ जाएगा, यानी मंदी आ जाएगी। ठीक है बेटे, तो आपकी जो परचेसिंग पावर है, परचेसिंग कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा है। पैसा ज्यादा इन्फ्लेशन दिक्कत है, पैसा कम तो डिफ्लेशन, ये भी दिक्कत है। तो हमेशा इकोनॉमी क्या रहनी चाहिए बेटे? इक्विलिब्रियम में। और इस इक्विलिब्रियम को एंश्योर करने के लिए, बैलेंस को एंश्योर करने के लिए आरबीआई के पास पावर है कि वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है कि भाई कहीं इकोनॉमी में ज्यादा पैसा तो नहीं चला गया। अगर ज्यादा चला गया खींच लो अपनी तरफ, और अगर कम पैसा है तो डाल दो इकोनॉमी में पैसा। इसके अंदर देखेंगे क्या है बेटे, एक तो आप रेपो रेट क्या होता है अभी बताता हूं, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट एलआरआर। इसके अंदर बेटे दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सीआरआर, अभी पीछे भी बताया, और एक होता है एसएलआर, और मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गया। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? आई होप आपको समझ में आ गया। चलो वन बाई वन चीजें करते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट आ गया करेंसी अथॉरिटी। तो आपको दिख रहा है ये जितने भी मेरे प्यारे बच्चों कॉइन है, ये कौन? FM फाइनेंस मिनिस्ट्री। और जितने भी आप देख रहे हो यहां पर नोट दिख रहे हैं 10 से लेकर 20, 50, 100, 500, ये सारे कौन करता है बेटे? आरबीआई प्रिंट करता है। देखो, सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी, सोल केवल सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है फॉर इशू ऑफ करेंसी इन दी कंट्री। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स। ये पेपर में आ सकता है बेटे। 1 रुपीज नोट कौन करता है बेटे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है। ठीक है, द 1 रुपी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। ठीक है बेटे, while the other currency note bear the signature of governor of RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होंगे उनके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लाइबिलिटी। बेटे देखो क्या लिखा होता है, आपने नोट देखा होगा, उस पर लिखा होता है मैं धारक को, यानी मैं बियरर को, ये जिसके पास नोट है मैं उसको प्रॉमिस दे रहा हूं। और प्रॉमिस कौन दे रहा है? आरबीआई का गवर्नर प्रॉमिस दे रहा है, यानी आरबीआई प्रॉमिस दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? आरबीआई की लाइबिलिटी है। जितना भी इकोनॉमी के अंदर पैसा है ये आपके लिए तो असेट है, जिस व्यक्ति के पास ये पैसा है उसके लिए असेट है, लेकिन आरबीआई की क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ, आरबीआई के लिए क्या है बेटे? लाइबिलिटी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखते हैं, सेंट्रल बैंक इज ऑब्लिग्ड टू बैक द करेंसी विद असेट ऑफ इक्वल वैल्यू टू एनहेंस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन दी पेपर करेंसी। ठीक है, तो जो आरबीआई है उसको अपने बैकअप में असेट्स रखनी पड़ती है। वो गोल्ड के तौर पे हो सकती है, वो पेपर सिक्योरिटी के तौर पे हो सकती है बेटे, वो प्रीशियस मेटल के तौर पर हो सकती है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? इसके तौर पर हो सकती है। आगे देखो बेटे, एडवांटेज क्या होते हैं सोल अथॉरिटी के बेटे? सबसे पहला एडवांटेज तो होता है यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है इन नोट सर्कुलेशन। किसी स्टेट में ज्यादा नहीं हो जाएगा, किसी स्टेट में कम नहीं हो जाएगा, किसी जगह ज्यादा नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता बनी रहेगी, और वैल्यू भी क्या रहेगी? एक ही रहेगी। इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मनी सप्लाई केवल अधिकार किसको है? सेंट्रल बैंक को है। तो वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है जरूरत के अनुसार। फिर क्या हो गया बेटे? इट एनेबल द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद द रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। तो सेंट्रल बैंक क्या है? मॉनिटर भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है बेटे, और इट हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। सही बात है बेटे, अगर देखो बहुत ज्यादा करेंसी छाप दी तो आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमेशा देखो, करेंसी को छापने का जो पैरामीटर है कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, लेकिन एक आइडियल पैरामीटर है। क्या है कि जो आपके देश के अंदर जीडीपी की ग्रोथ हो रही है बेटे, जीडीपी की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। उस जीडीपी की ग्रोथ के बराबर, और जो एक साल में फाइनेंशियल ईयर में नोट डैमेज हो गए हैं, फट गए हैं, खराब हो गए हैं, उन दोनों की वैल्यू को मिला दोगे तो इतना पैसा आरबीआई छाप सकता है, प्रिंट कर सकता है। छापेगा या नहीं छापेगा ये इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ऑलरेडी आपने पैसा ज्यादा छापा हुआ है, करेंसी में पैसा ज्यादा, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में आप नहीं छापेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके इकोनॉमी के अंदर मान लो सपोज दैट पैसे की कमी है तो आप ज्यादा भी छाप सकते हैं। अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग द कोविड-19, कोविड जब आया था, लॉकडाउन लग गया था, एट दैट टाइम मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल बैंक ने क्या किया था?
करेंसी प्रिंट कर दी थी, जबकि इकोनॉमी में कोई भी प्रोडक्शन नहीं था, जीडीपी माइनस में जा चुकी थी, उसके बावजूद भी सेंट्रल बैंक ने करेंसी को प्रिंट किया था। कारण क्या था बेटे? कारण ये था ताकि इकोनॉमी के अंदर पुश किया जा सके, इकोनॉमी के अंदर मनी को पुश किया जा सके और लोगों के हाथों में पैसा दिया जा सके, परचेसिंग पावर को बढ़ाया जा सके। याद होगा आप लोगों को, मोदी जी आए थे हमारे, उन्होंने क्या कहते हैं घोषणा करी थी, स्पीच दिया था कि भाई मैं 2 लाख करोड़ रुपए क्या कर रहा हूं, लोन के तौर पर लोगों को दूंगा, यानी सरकार देगी। और उस समय लोन के तौर पर लोगों को बहुत कम ब्याज पे पैसा दिया गया था ताकि लोग ना परचेसिंग पावर को बढ़ाएं, खरीद सके कुछ सामान को। तभी तो बेटे परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो सिंपल सा क्या, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और इकोनॉमी बैक टू द ट्रैक आएगी। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला आ गया बैंकर टू दी गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जो बैंकर टू दी गवर्नमेंट में क्या होता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू दी सेंट्रल बैंक। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? तो अगर मैं बात करूं, देखो एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, इट मेंटेन अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग फॉर द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट एक्सचेंज। जितनी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती हैं बेटे, उन सब के खाते को कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है। इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट फॉर द टेम्परेरी पीरियड, द गवर्नमेंट रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। गवर्नमेंट के बिहाफ पे मेरे प्यारे बच्चों आरबीआई क्या करेगा? पेमेंट। हाँ, बाद में क्या होता है बेटे, गवर्नमेंट रेमिटेंस करती है, वो पैसा दे देती है वापस किसको? आरबीआई को। इट ऑल्सो गिव लोन एंड एडवांस टू दी गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड। टेम्परेरी पीरियड के लिए बेटे जो आरबीआई होता है वो क्या करता है? लोन भी देता है किसको? सरकार को। इट बोरो मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू दी सेंट्रल बैंक। ट्रेजरी बिल्स ये क्या कहते हैं, जो इट बोरो मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू दी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के लिए क्या करता है बेटे? ये बोरो करता है मनी ट्रेजरी बिल बेच के, ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेच के लोन पैसा इकट्ठा करता है, किसके लिए? सरकार के लिए। एज अ एजेंट अगर बात करें, सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेप्ट। जितने भी पब्लिक डेप्ट है, यानी सरकार को जो भी लोन चाहिए, सरकार को जो भी कर्जा चाहिए, सरकार को जो भी पैसा चाहिए, वो कौन मैनेज करेगा? आरबीआई मैनेज करेगा। और एज अ फाइनेंशियल advisor, the central bank advise the government from time to time on economic, financial and monetary matters। जैसे इकोनॉमी के अंदर क्या आप पॉलिसी लेके आ सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, क्या आपको बंद करना है, क्या चालू करना है, इन सब के बारे में कौन बताता है बेटे? आरबीआई सरकार को सलाह देता है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर। तो देखते हैं बेटे बैंकों का बैंक कौन है बेटे? आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर चित्र से भी आरबीआई, ये आरबीआई है, क्या कर रहा है बेटे? बैंक के ऊपर नजर बना के है। देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इन अ कंट्री, देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट सुपरवाइज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। बेटे देखो, बैंक बड़ी गड़बड़ी करते हैं कमर्शियल बैंक, उन गड़बड़ियों को देखना किसके ऊपर है? कमर्शियल बैंक की गड़बड़ियों को चेक कौन करेगा? आरबीआई। अगर प्रॉपर तरीके से आरबीआई मॉनिटर नहीं कर रहा तो पीछे आपने देखा होगा यस बैंक क्राइसिस आ गया था, कई बैंकों के अंदर क्राइसिस आ जाता है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? तो इसका जनता का पैसा रिस्क में रहता है, जनता के पैसे की सिक्योरिटी फिर नहीं रहेगी। ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी बेटे, किसके लिए? जनता के लिए। इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? सेंट्रल बैंक की, कि वो उनको क्या करे बेटे? सुपरवाइज करे और उनके ऊपर नजर बना के रखे कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है यानी। Being the apex bank, the central bank act as a banker to the other bank। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कमर्शियल बैंक के पास आपका खाता होता है, पब्लिक का खाता होता है, वैसे ही सेंट्रल बैंक के पास सभी कमर्शियल बैंक का खाता होता है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो, इन दिस सेंस इट बियर्स द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक एज द लेटर मेंटेन विद द जनरल पब्लिक। मतलब क्या हुआ इसका? कह रहा जैसे भाई आम जनता का रिलेशन किसके साथ है? कमर्शियल बैंक के साथ है। ठीक उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कमर्शियल बैंक का रिश्ता, रिलेशन किसके साथ है? सेंट्रल बैंक के साथ है। एज द बैंकर टू द बैंक, द सेंट्रल बैंक फंक्शन इन 3 कैपेसिटी। पहला कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या होता है बेटे? दिवाली पे रिश्तेदार आपको पैसा देते हैं, रिश्तेदार रिलेटिव्स, मम्मी क्या कहती है? ला बेटे मैं रख लूं संभाल के, है कि नहीं है?
ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, जो भी प्राइमरी डिपॉजिट गई है कमर्शियल बैंक के पास जमा हुई है, सेंट्रल बैंक कहेगा सर्टेन परसेंटेज लाओ मेरे पास जमा कराओ। क्लियर है? इसे कहते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। और ये बात कर रहा है, पता है किसकी बात कर रहा है बेटे? CRR, कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में पैसा जमा कराना पड़ता है कमर्शियल बैंक को। किसके पास बेटे? किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। गॉट इट और नॉट? तो देखो, सी से सेंट्रल हो गया और सी से क्या हो गया बेटे? CRR हो गया, कैश रिजर्व रेशो हो गया। कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड to keep a certain proportion of their deposit known as cash reserve ratio। आगे वही बात, with the central bank। In this way, central bank act as a custodian of cash reserve of commercial bank। बहुत बढ़िया भाई। आगे देखेंगे, lender of the last resort क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, खुदा होता है। ऐसे ही बैंकिंग सेंस में क्या कहा जाता है? जब कमर्शियल बैंक का कोई नहीं होगा तो कौन होगा? सेंट्रल बैंक होगा। जी हां, सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, हिंदी में कहते हैं अंतिम ऋणदाता। कहीं से उसको पैसा नहीं मिल रहा है कमर्शियल बैंक को, तो कौन देगा बेटे? कौन देगा? जल्दी बताओ कमेंट में, फटाफट कमेंट में डाल दो। जी हां, कौन देगा? व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट from other source, that is in case of financial emergency, they approach the central bank to give loan and advance as a lender of the last resort। बेटे बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। आगे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन समझते हो बेटे? ये जो यूपीआई वगैरह होता है ना, यूपीआई, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने तुरंत, मान लो सपोज दैट मेरा बैंक अकाउंट है HDFC बैंक में, और मुझे अपने दोस्त को, संदीप वर्मा को पैसे पे करने हैं 10,000 रुपए, और उसका खाता है PNB में। मैंने यहां से उसको पेमेंट करा, पिन डाला, 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में, 3 सेकंड के अंदर पैसा किसके खाते में पहुंच गया? संदीप वर्मा के। अब एक बात बताओ, क्या पंजाब नेशनल बैंक में उसका खाता था, पंजाब नेशनल बैंक मेरे HDFC अकाउंट को एक्सेस कर पा रहा है? नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? जितने भी बैंक्स होते हैं उन सबके खाते किसके पास रखे हुए हैं बेटे? RBI। तो क्या होगा, जैसी मैंने पेमेंट करी संदीप वर्मा को पंजाब नेशनल बैंक, तो मेरे बैंक के पास मैसेज गया, HDFC के डाटाबेस में मैसेज गया कि भाई अशरफ जो है वो पेमेंट करना चाहता है। ठीक है, तो मेरे खाते से HDFC माइनस करेगा, ध्यान से समझना। क्लियर हो गई बात? HDFC माइनस करेगा मेरे अकाउंट से, क्योंकि RBI मुझे नहीं जानता, पंजाब नेशनल बैंक मुझे नहीं जानता, मुझे जानता है HDFC मेरे खाते से माइनस करेगा। क्लियर है? और ये पैसा जाएगा किसके पास? RBI के पास। और मैसेज गया RBI के पास कि ये पैसा कहां जाना है बेटे? पंजाब नेशनल बैंक में जाना है। क्लियर हो गई बात? तो ये पैसा जो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक में जाएगा, और पंजाब नेशनल बैंक डिपॉजिट करेगा किसके खाते में? संदीप वर्मा के खाते में। गॉट इट और नॉट? ये प्रोसेस होता है बेटे, इसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस। तो देखो, एज अ सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक, इट बिकम easier and more convenient for it to act as their clearing house। all commercial banks have their account, जैसा कि मैंने बताया सभी कमर्शियल बैंक का अकाउंट है किसके पास? सेंट्रल बैंक के। therefore the central bank can easily settle claim of various commercial bank against each other। अब देखो क्या हुआ, मैंने पैसा दिया, तो भाई पंजाब नेशनल को लेना है पैसा, किससे लेना है? HDFC से। तो क्या किया, मेरे खाते से पैसा कटा, RBI के पास गया, और RBI ने किसके पास डाल दिया बेटे? पंजाब नेशनल। आई होप कि आपको इस चीजें समझ में आ गई होंगी, बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट। ठीक है, और भाई देखो अब आ जाओ सुपरवाइजर के तौर पर कैसे काम करता है। सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक। The regulation of banks may be related to their licensing, branch expansion, liquidity of assets, management, merging, winding up। देखो, नई ब्रांच खोलनी है, ATM खोलना है, एक्सपेंशन करना है, मर्जर करना है, डीमर्जर करना है, मैनेजमेंट, जो भी डिसीजन है वो सारे का सारा बेटे RBI की निगरानी में करना पड़ेगा। इसे कहते हैं सुपरविजन। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? आई होप कि आपको चीजें बढ़िया समझ में आ गई हैं। अब आ जाओ बेटे, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मनी सप्लाई और क्रेडिट एक ही बात है। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको क्या, कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटे, और ये आपको मैं लिख भी देता हूं यहां पर। ये बेटे 1000% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैंने कह दिया। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? कह दिया तो हो गया, बस समझ लो।
अभी क्या कह रहा हूं बेटे, जो आपका कमर्शियल बैंक है वो मनी सप्लाई करता है पब्लिक के साथ, ठीक है, लोन देता है उनको। इसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है बेटे, कंट्रोल करेगा आरबीआई। मैंने पीछे आपको समझाया क्यों, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी को कंट्रोल करना जरूरी है। और ये पावर किसको मिली हुई है मेरे प्यारे बच्चों, आरबीआई को, ठीक है। तो जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्रेडिट जो कंट्रोल करना है, क्रेडिट कंट्रोल जो करना है किसको, आरबीआई को। देखो यहां पर दो मेथड है, एक क्वांटिटेटिव मेथड है और एक क्वालिटेटिव मेथड है। सर कैसे याद रखेंगे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, वेरी इजी, बता दिया। क्वांटिटेटिव मेथड के लिए बेटे समझ लेना, अगर परसेंटेज है तो क्वांटिटेटिव, और अगर परसेंटेज नहीं है तो क्वालिटेटिव मेथड। चेक करेंगे क्या है, सबसे पहले बेटे रेपो रेट, बैंक रेट, रेट लगा हुआ है, रिवर्स रेपो रेट, रेट लगा हुआ है, परसेंटेज होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई, हमने पीछे पढ़ा था ना कि भाई एज अ फाइनेंशियल एजेंट, एजेंट के तौर पर काम करता है आरबीआई, किसके लिए, सरकार के लिए। तो जो सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है बेटे, तो ओपन मार्केट में सरकार की सिक्योरिटीज कौन बेचता है और खरीदता है बेटे, कमर्शियल आरबीआई। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। तो वहां पर भी तो एक परसेंटेज होता है, इतने परसेंट सिक्योरिटी, इतने परसेंट सिक्योरिटी, और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट एलआरआर, ये क्या हो गया, एलआरआर हो गया। और यहां पर भी रेट ही है बेटे, और इसमें दो पार्ट होते हैं फर्दर, सीआरआर और एसएलआर। ठीक हो गई बात, ये हो गया। अच्छा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये सारा परसेंटेज में हो गया। अब आ जाओ क्वालिटेटिव मेथड्स में। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब आपका कमर्शियल बैंक लोन देगा लोगों को, तो वहां पर कुछ बड़े मोर्टगेज सिक्योरिटी अपने पास रखता है, और उस सिक्योरिटी और लोन की वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। मोरल शोषण का मतलब होता है नैतिक अपील, और सिलेक्टिव क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट राशनिंग, किनको लोन देना और किनको लोन नहीं देना, किस ग्रुप को, किस इकोनॉमिक ग्रुप को लोन देना और किस इकोनॉमिक ग्रुप को लोन नहीं देना, ऐसा। चलो डिटेल में पढ़ते हैं। रेपो रेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, रेपो रेट देख सकते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। रेपो रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एट विच सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्टर पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। तो ये आप देखेंगे, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया लैंड मनी कमर्शियल बैंक टू शॉर्ट टर्म, ये ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है बेटे। अब देखो रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा बेटे, इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन ध्यान से समझना, इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ किससे, आई से, तो इंक्रीज कर देंगे बेटे, इंक्रीज भी स्टार्ट हुआ किससे, आई से। रेपो रेट को इंक्रीज कर दोगे इन्फ्लेशन में, और अगर आ गया बेटे डिफ्लेशन, क्या बात है, क्या बात है, ट्रिक, चीता ही कह दे, ट्रिक ले आया हूं, चीता ही कह दे, डी से डिफ्लेशन और डी से डिक्रीज। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। तो अगर इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे, और अगर डिफ्लेशन है तो रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे। समझा देता हूं भाई, इन्फ्लेशन है यानी इकोनॉमी में आपके तुरंत दिमाग में बनना चाहिए पैसा बहुत हो गया। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। पैसा क्या हो चुका है बेटे, ज्यादा हो चुका है। अब पैसा ज्यादा हो गया तो क्या करना है बेटे, कम करना है। तो आप क्या कर दोगे, रेपो रेट को बढ़ा दोगे। अब रेपो रेट बढ़ाने से क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, रेपो रेट बढ़ाने से जो कमर्शियल बैंक को अब लोन मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है, और जब लोन महंगा मिलेगा तो आगे वो जनता को लोन भी कैसा देंगे, महंगा देंगे। और जब जनता को लोन महंगा मिलेगा तो जनता लोन कम खरीदेगी, और जब लोन कम खरीदेगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी से पैसा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। डिफ्लेशन में डिक्रीज कर देंगे रेट को, रेपो रेट को डिक्रीज करा तो कमर्शियल बैंक को लोन क्या मिला बेटे, सस्ता मिला। और अगर लोन कमर्शियल बैंक को सस्ता मिला तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, लोग को वो सस्ता लोन देंगे, और लोगों को सस्ता लोन देंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा, और इकोनॉमी के अंदर समस्या क्या हो जाएगी, डिफ्लेशन की, ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, आगे देखो बैंक रेट क्या होता है। देखो यहां पर सेम वही है, इंटरेस्ट का रेट है बेटे, और इस रेट पर क्या होता है, बैंक रेट लॉन्ग पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए लोन दिया जाता है। बैंक रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक ग्रांट लॉन्ग टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक, लंबे समय के लिए। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज कर देंगे किसमें, इन्फ्लेशन में, और डिक्रीज कर देंगे बेटे किसमें, डिफ्लेशन में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो डी से डिक्रीज और आई से इंक्रीज, गॉट इट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि देखो सेम टू सेम है, जैसे पीछे बताया ना बेटे मैंने, सेम टू सेम है। इन्फ्लेशन की कंडीशन में पैसा ज्यादा है, आरबीआई
बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ाने से लोन महंगा हो गया कमर्शियल बैंक के लिए, तो कमर्शियल बैंक आगे भी जनता को लोन महंगा बेचेगा। लोन महंगा बेचेगा तो लोग कम खरीदेंगे, और कम खरीदेंगे तो इकोनॉमी से पैसा क्या हो जाएगा, सोकअप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। डिफ्लेशन है तो यानी पैसा कम है इकोनॉमी में, बढ़ाना है हमें, बढ़ाना है तो रेट को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज करने से सेंट्रल बैंक ज्यादा लोन खरीदेंगे बेटे, ज्यादा लोन खरीदेंगे, आगे बेचेंगे भी ज्यादा, सस्ता मिल रहा है लोगों को, लोग ज्यादा खरीदेंगे, इकोनॉमी में पैसा बढ़ने लगेगा और डिफ्लेशन की कंडीशन ठीक हो जाएगी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? ये बेटे एक बार आप पढ़ लेना, इंक्रीज इन रेपो रेट, डिक्रीज इन रेपो रेट मैंने ये बता दिया है। सेम आगे देखो, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखो रिवर्स रेपो रेट, देखो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जो सरप्लस मनी होती है बेटे, किसकी सरप्लस मनी होती है, किसकी, कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक की जो सरप्लस मनी होती है, सरप्लस मनी, ठीक है, वो जमा करा देते हैं किसके पास, आरबीआई के पास जमा करा देते हैं, ठीक है। उसके बदले में आरबीआई क्या करता है, उनको एक ब्याज देता है, उसी को क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। तो देखो दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, यहां से देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड, सरप्लस फंड यानी अतिरिक्त पैसा, विद द सेंट्रल बैंक फॉर अ रिलेटिव शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज द रेट of interest at which central bank, reverse bank of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया accept deposit from the commercial bank। क्लियर हो गई बात? ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे कमर्शियल बैंक का सरप्लस पैसा एक्सेप्ट करता है कौन बेटे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब समझो, अगर मेरे प्यारे बच्चों इन्फ्लेशन है, आई का मतलब इन्फ्लेशन, तो भाई ये क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज, और डी का मतलब डिफ्लेशन, तो क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है, महंगाई हो चुकी है, तो क्या करेगा भाई सेंट्रल बैंक, ये नहीं चाहता इकोनॉमी में पैसा ज्यादा रहे क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा पड़ा हुआ है, तो आपका सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट के रेट को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है उनके मन में लालच आएगा कि भाई ब्याज ज्यादा दे रहा है कमर्शियल बैंक, तो ये पैसा हम क्या करेंगे, जमा करा देते हैं। किसके पास जमा करा देते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। और यही तो एग्जैक्टली चाहता था सेंट्रल बैंक। तो जो एक्सेस मनी है इकोनॉमी से, वो किसकी तरफ खिंचती हुई चली गई बेटे, सेंट्रल बैंक के पास। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। ऐसे अगर डिफ्लेशन है, मंदी चल रही है इकोनॉमी में, पैसा कम है, तो सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा, कहेगा भाई इतना ही रेट है, कमर्शियल बैंक को कम कर दिया हमने रेट, जमा कराना है कराओ, मत कराना है मत कराओ। अब कमर्शियल बैंक क्या कहेंगे, इससे बढ़िया तो हम यार लोगों को लोन दे देंगे, निकालो यहां से पैसा। और यही तो चाहता था कमर्शियल सेंट्रल बैंक, कि कमर्शियल बैंक इस पैसे को क्या करे, निकाले। और जब पैसा निकालेंगे तो बेटे कहीं तो लोन देंगे, जनता को लोन देंगे, और जनता को लोन देंगे तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा, और इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा तो डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, आगे आ जाओ बेटे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ये देखो आरबीआई है, यहां पर सिक्योरिटी को सेल और परचेज करा जाएगा, सेल और परचेज करा जाएगा। गॉट इट और नॉट बेटे, समझ आ गई बात या नहीं आ गई? ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो गवर्नमेंट को जब लोन चाहिए होता है, तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, ट्रेजरी बिल होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ये सारी चीजें आरबीआई। अब यार एक बात बताओ, आपको अच्छा लगेगा कि मोदी जी खुद जा रहे हैं कि मित्रों ये खरीद लो? नहीं ना, ऐसा सही नहीं लगेगा ना। निर्मला ताई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो खुद जा रही है, लो क्या कहते हैं ये कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड सरकार के खरीदो, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, ये सब काम हमने पढ़ा था ना, एज अ एजेंट के तौर पर कौन करता है, कौन करता है, कमेंट में डाल दो, आरबीआई करता है। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। तो अब जब आरबीआई मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, सरकार की सिक्योरिटीज को बेच रहा है और खरीद रहा है, अब क्या होगा देखो, अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और एक तरफ डिफ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन है, मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा है, तो यहां पर क्या कर दिया जाएगा बेटे, सेल कर दिया जाएगा। और डिफ्लेशन है यानी मार्केट में पैसा कम है, तो आरबीआई क्या कर लेगा बेटे, परचेज कर लेगा। समझ आ गई बात? तो पहले पढ़ लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन को। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग खरीदना, सेलिंग बेचना, ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, आरबीआई केवल ऑथोराइज्ड है बेटे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने के लिए। अब इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है, जब आरबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचा,
बेच दिया, सेल कर दिया, तो कौन खरीदेगा? पब्लिक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक। तो ये जो मार्केट का, इकोनॉमी का पैसा, ये कहां चला गया मेरे प्यारे बच्चों? सेंट्रल बैंक के पास चला गया, और एक्सेस मनी कम हो गई इकोनॉमी से, और इन्फ्लेशन क्या हो गया बेटे? कंट्रोल में आ गया। वही डिफ्लेशन है, मंदी है। तो इस कंडीशन में आरबीआई ये चाहता है कि मार्केट में पैसा बढ़े, इसलिए वो जो जनता के पास कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बैंक के पास जो बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज है, उसको क्या करेगा? परचेज कर लेगा। तो सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास आ गई, पैसा कमर्शियल बैंक और जनता के पास चला गया। डिफ्लेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये पीडीएफ कंप्लीट बेटे हम टेलीग्राम चैनल पर और डाल देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को बेटे क्या कर लेना है, हमारे एएस एकेडमी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। वहां पर से आपको ये मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डलवा दूंगा, ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी। आगे देखो, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, एलआरआर कहते हैं बेटे, एलआरआर। और एलआरआर के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है बेटे सीआरआर और एक होता है बेटे एसएलआर। आप देख सकते हैं ये रस्सी पे आरबीआई चल रहा है, ये हमारा आरबीआई है। आरबीआई इकोनॉमी को बैलेंस में रखना है, ये देख रहे हो आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रस्सी पे चल रहा है, और सीआरआर और एसएलआर की मदद से क्या कर रहा है बेटे? ये इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में बैलेंस। अगर इन्फ्लेशन है तो मेरे प्यारे बच्चों अगेन इंक्रीज कर देंगे। किसको इंक्रीज कर देंगे? सीआरआर को। किसको इंक्रीज कर देंगे? एसएलआर को। किसको इंक्रीज कर देंगे? एलआरआर को। बहुत बढ़िया भाई, समझ आ गया ना। और डिफ्लेशन है तो डिक्रीज कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। किसको? एलआरआर को। और एलआरआर में एसएलआर और सीआरआर होता है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? बहुत बढ़िया। तो आपको पता है बेटे लीगल रिक्वायर रिजर्व मैंने भी पहले भी बढ़ा दिया। कैश रिजर्व रेशो, अब देखो मैं यहां पर बढ़ा दूं, कैश रिजर्व रेशो। कैश किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से, सी से, और सी से बेटे सेंट्रल बैंक। बहुत बढ़िया भाई, ट्रिक बता रहा हूं देखो, सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट करेगा कमर्शियल बैंक, वो कैश रिजर्व रेशो कहलाएगा। और देखो एसएलआर किससे स्टार्ट हो रहा है? एस से, तो एस से बनता है सेल्फ, यानी कि आरबीआई के कहने पे अपने पास जो पैसा सेव रखेगा, रिजर्व में रखेगा कमर्शियल बैंक, उसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यानी एसएलआर कहते हैं। क्लियर हो गई बात? मैं पढ़ा देता हूं एक बारी। इट रेफर्स टू द मिनिमम percentage of net demand and time liability to be kept by the commercial bank with the central bank, with the central bank। क्लियर हो गई बात? मैंने बता दिया, सी से सेंट्रल बैंक, कैश रिजर्व रेशो। एसएलआर क्या होता है बेटे? इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ, खुद के पास। अंडरस्टैंड और नॉट? बहुत बढ़िया। तो देखो अगर इन्फ्लेशन है तो सीआरआर, एसएलआर और एलआरआर को बढ़ा दिया जाएगा। गॉट इट और नॉट? देखो एलआरआर जब मैं बोलूंगा तो इसका मतलब सीआरआर और एसएलआर ऑटोमेटिकली उसमें आ गया। ठीक है, इससे क्या होगा? देखो जो प्राइमरी डिपॉजिट थी किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। भाई आरबीआई ने कह दिया एलआरआर बढ़ाना है, इसका मतलब क्या? पहले सपोज दैट मान लो 10% था आपका एलआरआर, सरकार ने कहा इन्फ्लेशन की कंडीशन में 30% कर दिया, तो पहले वो क्या कर पाते थे? 100 रुपए में 90 लोन के तौर पे दे पाते थे, अब 100 रुपए में केवल 70 लोन के तौर पे दे पाएंगे। इसका मतलब जो कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की लोन देने की वो कम हो गई है, तो लोन महंगा देंगे, जनता तक लोन महंगा पहुंचेगा और कम पहुंचेगा, जनता लोन कम खरीदेगी, और लोन कम खरीदेगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी से एक्स्ट्रा पैसा क्या होगा? निकल जाएगा, और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी। इसके अपोजिट अगर मेरे प्यारे बच्चों डिफ्लेशन चल रहा है तो एलआरआर यानी कि सीआरआर प्लस एसएलआर का रेट क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा, डिक्रीज। इससे क्या होगा कि भाई अब कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लोन देने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की बढ़ जाएगी तो वो जनता को सस्ता और ज्यादा लोन दे पाएंगे। जब जनता को सस्ता और ज्यादा लोन मिलेगा तो जनता ज्यादा लोन खरीदेगी। डिफ्लेशन की कंडीशन थी, इकोनॉमी में पैसा कम था, अब इकोनॉमी में पैसा बढ़ने लगेगा। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी और इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, डिफ्लेशन की कंडीशन खत्म हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला देखेंगे मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है बेटे, मैंने बता दिया। मार्जिनल रिक्वायरमेंट एग्जांपल के तौर पर मान लो मेरे प्यारे बच्चों आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है,
तो सरकार कहेगी भाई, या सॉरी सेंट्रल बैंक कहेगा कि भाई आप हमारे पास चीजों को क्या करवाओ, ये देख रहे हो आप, गोल्ड वगैरह क्या रखवाओ, गिरवी रखवाओ, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। भाई मान लो उन्होंने कहा 15 लाख। जब इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी है, ना महंगाई है ना मंदी है, तो उस समय आरबीआई कहता 15 लाख रुपए की आपको क्या करवानी है, हमारे पास प्राइमरी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखनी है। घर के कागज हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, मेटल हो सकता है, ये आपको हमारे पास गिरवी रखना है। तो इस कंडीशन में 5 लाख रुपए का आपका क्या हो गया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब वहीं अगर इकोनॉमी में कंडीशन इन्फ्लेशन की है, तो सरकार कहेगी भाई अब आपको अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो आप हमारे को 20 लाख या 25 लाख की भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट कराओ। तो आपका जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है वो बढ़कर कितना हो गया बेटे, 15 लाख हो गया। वहीं अगर डिफ्लेशन है तो सरकार चाहती है कि लोग लोन ज्यादा खरीदे, पैसा इकोनॉमी में बढ़े, तो सरकार 15 लाख की जो सिक्योरिटी है इसको कम करके 12 लाख की कर देगी, 11 लाख की कर देगी, 10 लाख की कर देगी। 10 लाख की तो नहीं करेगी यार, 11, 12, 13 लाख की कर देगी। इससे क्या होगा, लोग मोटिवेट होंगे लोन खरीदने के लिए। आई बात समझ में या नहीं आई? तो बेटे अगर इन्फ्लेशन है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दिया जाएगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज, और अगर डिफ्लेशन है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। इफ द मार्जिन is fixed by the central bank is 40%, then commercial bank are allowed to give a loan only up to the 60% of the value of the security। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? और मैंने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में मैंने आपको बता दिया इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा। अदर इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। एक हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या, मॉरल शोषण। मॉरल शोषण का मतलब हो गया नैतिक अपील। सरकार कहेगी, आरबीआई कहेगा किसको बेटे, कमर्शियल बैंक को, कि भाई आप ना नैतिक अपील करो जनता से कि भाई लोन ना खरीदा जाए इन्फ्लेशन की कंडीशन में, या फिर अगर डिफ्लेशन है तो भाई ये नैतिक अपील करो कि भाई लोग लोन खरीदें। कैसे होता है, न्यूज़पेपर में डाल दिया जाता है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों बैंक्स में जाते हैं तो फिर वो पोस्टर से लगे होते हैं, या फिर कॉल भी करते हैं लोग आपको बैंक की तरफ से कि भाई लोन ले लो सस्ता मिल रहा है। डिफ्लेशन की कंडीशन में महंगाई ज्यादा है तो भाई कॉल वगैरह बंद हो जाएंगे आना लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए। महंगाई कम है, डिफ्लेशन है, सरकार चाहती है इकोनॉमी में पैसा बढ़े, तो कॉल वगैरह आना चालू हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसे बेटे हम क्रेडिट राशनिंग भी कहते हैं। क्रेडिट राशनिंग क्या मतलब होता है सर? क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है कि किस सिलेक्टिव ग्रुप को आपको लोन देना है और किस सिलेक्टिव ग्रुप को लोन नहीं देना। मान लो कि इंपॉर्टेंट चीजों के लिए कि भाई कंज्यूमर लोन नहीं देंगे, इन्फ्लेशन चल रहा है, मान लो महंगाई, पैसा ज्यादा है, तो सरकार या आरबीआई कह देगा कि भाई जो आपके कंज्यूमर लोन है वो नहीं देने, आपको कार लोन नहीं देना, मोबाइल के लोन के लिए लोन नहीं देना, कि लोग क्या कहते हैं एप्पल आईफोन 15, 16, 17 प्रो मैक्स लेकर 50 साल की किस्त बनवाकर छपरी लौंडे पतली पतली मोरी वाली पैंट पहनकर घूम रहे हैं बेटे, ऐसे लोन नहीं देने। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? वहीं अगर डिफ्लेशन है और इन्फ्लेशन की कंडीशन में सरकार कहेगी भाई एजुकेशन लोन दो, बिजनेस लोन है वो आप दे सकते हो, इंपॉर्टेंट चीजों के लिए लोन देना है। वहीं अगर डिफ्लेशन है, इकोनॉमी में पैसा कम है, तो सरकार कहेगी कि ये भाई 50 साल की जो किस्त बनवा रहे हैं लौंडे, छपरी लौंडे, एप्पल आईफोन 15, 16, 17 प्रो मैक्स लेके इनको भी लोन दे दो, कंज्यूमर लोन बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट लोन बढ़ा दो। क्लियर हो गई बात ये नहीं हो गई? तो ये चीज है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक देख लेना आप लोग बेटे। मैंने बता दिया मोटा माटी कि आपको जो ये क्या होता है भाई, जो सेंट्रल बैंक होता है एपेक्स बॉडी होती है, जबकि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के अंडर आता है। स्टेटस अगर बात करें भाई, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जबकि कमर्शियल बैंक इसके अंडर में आता है। सेंट्रल बैंक आपको पता है सारी चीजें क्या करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है, जबकि कमर्शियल बैंक उसको फॉलो करता है। ओनरशिप की अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो ना गवर्न्ड बाय दी गवर्नमेंट होता है, जबकि कमर्शियल बैंक जो होता है ओन्ड बाय गवर्नड बाय दी गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है प्राइवेट सेक्टर का है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचएसबीसी है ये तो फॉरेन बैंक है, और पंजाब नेशनल हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये गवर्नमेंट गवर्न करती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटे, पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे विदाउट प्रॉफिट मोटिव, ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, जबकि वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए।
इशू ऑफ करेंसी बेटे सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी, जबकि कमर्शियल बैंक के पास सोल अथॉरिटी नहीं है। पब्लिक डीलिंग कमर्शियल बैंक करता है जबकि सेंट्रल बैंक नहीं करता। नंबर ऑफ बैंक यहां पर केवल एक, हिंदुस्तान के अंदर एक सेंट्रल बैंक है, जबकि कमर्शियल बैंक हजारों लाखों है। ठीक है, आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो बेटे कमेंट से भर दो, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आपको देश को आगे बढ़ाना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, और मेरे प्यारे बच्चों खुद को भी आगे बढ़ाना है, और खुद के सपनों को पूरा करना है, खुद के ड्रीम्स को पूरा करना है, और पॉवर्टी के इस विशियस सर्कल से अपने पेरेंट्स को निकालना है, प्राउड फील कराना है। एक अपील बेटे, बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए लेक्चर बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्डवर्क लगता है, टीम वर्क है, और क्लासेस लेने के बाद बहुत 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 थकान होती है, फिर भी एक ही डेडिकेशन है हमारी, और एक ही हमारा मोटिव है कि आप लोगों को आगे बढ़ाना है। आप लोगों के लिए इतना प्यारा लेक्चर बनाते हैं, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करा करें अपने दोस्तों में, खुद देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और कमेंट की बाढ़ ला दें बेटे। हमें इस चैनल को ग्रो करना है। जब चैनल ग्रो होगा हमारा कंटेंट भी ग्रो होगा। आप लोगों के लिए कंप्लीट और भी सब्जेक्ट की सारी चीजों की तैयारी, हायर एजुकेशन की तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी। तो प्लीज बेटे आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।